नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास बातचीत ईटी नाउ स्वदेश पे। आज हमारे साथ शंकर शर्मा वापस जुड़ गए हैं बात करने के लिए बाजार पे उनका व्यू और जनरली लाइफ पे भी उनसे काफ़ी गाइडेंस लेते ही रहते हैं अक्सर। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे आने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आशा करते हैं कि आपका आगे आपको आने भी। वाला साल बहुत ही शानदार हो। लेकिन उससे पहले ये बताइए, आपने आपका न्यू भी। ईयर की पार्टी कहाँ में मनाई आपका थी? भी अजय। मैं आपको भी हार्टली रेसिप्रोकेट करता हूँ नए साल की शुभकामनाएं, और दर्शकों को भी। और ये मेरा मानना है कि 2023 का साल 2022 से कहीं बेहतर निकलेगा भारतीय निवेशकों के लिए। तो आपके चैनल पर तो मैं उनको एक यही कह सकता हूँ कि पैसे खूब बने, लेकिन पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए सबको। मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ कि सिर्फ पैसा ही एक चीज नहीं है जो इंसान को सुख देता है। और उसके साथ में इनफैक्ट मोर इम्पोर्टेंट इंसान को स्वस्थ भी होना चाहिए। तो मैं आपके दर्शकों को और आपको भी ये एक शुभकामना देता हूँ, और मैं कामना करता हूँ कि आप पैसे भी बनाएं और स्वस्थ भी रहें इस साल। बिल्कुल, हमेशा आपने इस बारे में बहुत तवज्जो दी है, पहले भी हमने बात की, हम फिर बात करेंगे आगे। ये बताइए कि जब हम न्यू ईयर की बात करते हैं यहाँ भारत में, हम जो है जब अगले दिन द डे आफ्टर जिसे कहते हैं, जब उठते हैं तो सुबह सुबह हमें दुबई की आतिशबाजियाँ दिखाई देती हैं, अक्सर वो विजुअल्स। और आप तो दुबई में हैं ही हैं। इस साल भारतीय इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने सूझबूझ के काम किया, उनके पोर्टफोलियोज में भी आतिशबाजियाँ हुई। लेकिन 2023 में आपको किस तरह का मार्केट नजर आता है, जब वॉर का फियर पीछे है, इन्फ्लेशन भी शायद पीक आउट हो गया है? कौन सी चीजें आपको बहुत बड़े मॉनिटरेबल होंगे कि वापस से उन पोर्टफोलियोज में आतिशबाजियां होंगी जब हम दिसंबर में बात कर रहे होंगे अगले साल? कौन सी ऐसी चीजों पे आपका ध्यान रहेगा? तो मेरा ये मानना अजय ये है कि जितनी जो प्रॉब्लम्स है, जो मार्केट को 2021 के समझ लीजिए थर्ड क्वार्टर से एक तरह से ग्रस्त कर रही थी, जो इन्फ्लेशन तो स्टार्ट हो गया था तभी, और वॉर फरवरी में, आई थिंक फरवरी या मार्च पिछले साल स्टार्ट हो गया था। तो वो सारी चीजें अब टू अ लार्ज एक्सटेंट रियर व्यू मिरर में है। मैं वॉर को कभी ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहता हूं कि वॉर का कोई मीनिंग नहीं है। जहां पर हो रहा है, जिन लोगों पे बीत रही है, वो तो एक बहुत ही मतलब दुखदायक बात है। लेकिन अ, अब जिंदगी ऐसी है कि दुनिया में हर चीज हर टाइम पे बिल्कुल फेयर या जस्ट नहीं होता है, और लाइफ गोज ऑन। सो मेरे ख्याल से जो बाजार है और भारतीय बाजार है, उन्होंने ये प्रॉब्लम पीरियड को बड़ी अच्छी तरह से नेविगेट कर लिया। और एक बार वही होता है, लाइक इन क्रिकेट, एज आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ सेइंग, एक बार आप टफ पिच पर आउट ना हो और आप ठीक ठाक एक रन गति से आपने रन बना लिए हो, ओवर में आपने 10 रन नहीं बनाए हो, ओवर में 3 रन, लेकिन विकेट नहीं खोए, तो पिच तो इज आउट होगा ही होगा। 1 घंटे बाद हो, 5 घंटे बाद हो, अगले दिन हो। अब ये पिच जो है वो ईज आउट हो गया है, और इस इजी पिच पर अब बैटिंग रिलेटिवली इजियर लगेगा निवेशकों को, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स थी, जो ज्वार भाटा था, इन्फ्लेशन के डेटा प्रिंट्स थे, वॉर का था, वो मोर और लेस मेरे ख्याल से इन द रियर व्यू है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर मेटल की प्राइसेस देखें, जो कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी की से लिंक्ड है, तो स्टील के प्राइसेस आप स्विंग पर है। कल मैं एक कंपनी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि स्टील के प्राइसेस काफी स्ट्रांग है, एंड डाउन स्ट्रीम स्टील प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी वापस रिवाइव हो गई है, जो थोड़ा सा स्लो डाउन था मानसून के पीरियड में। तो ये सब चीजें एक इंटरेस्टिंग पहलू दे रही हैं कि इकोनॉमी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो हो सकता है कि पिछले साल जितनी प्रबल ना हो, लेकिन कोई बहुत उसमें कोई मंदी नहीं है। जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, 1-8% जीडीपी आगे पीछे ग्रोथ में फर्क हो जाए, लेकिन मोर और लेस द ट्रेजेक्टरी इज वेरी स्ट्रांगली अपवर्ड्स। हम्म। शंकर, मैं आपके व्यूज पढ़ रहा था, आप ये कह रहे हैं कि 2023 में भारत जो है सम ऑफ द बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट हो सकता है। दो दो तीन बड़े बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में भी शामिल हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाती हैं इंडियन मार्केट के जो सेटअप दिखाई दे रहा है एज वी स्पीक राइट नाउ? मेरा ये मानना अजय ये है कि भारतीय मार्केट एक रिफ्लेक्शन है भारत एक देश का, और एक बैरोमीटर है, और एक इंडिया का
आप सब, यही देश का स्टॉक प्राइस होता है, उसका स्टॉक मार्केट। और ये चीजें, ये जो मार्केट की स्ट्रेंथ है, ये हमें ये काफी जोर जोर से कह रही है कि भारत की जो फाउंडेशनल ग्रोथ है, जो कई वर्षों से आप समझ लीजिए, मैं तो बोलता इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हुआ, जो हर लेवल पर हमने अपने चुनौतियों को कॉन्कर किया, चुनौतियों से सामना किया, चुनौतियों को कमजोर बनाया, खुद को मजबूत बनाया, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीजों को देखें आप फ्रॉम 1947, वो चीजें क्रिटिकल मास पे जाके पहुंचती हैं। और अब वो भारत की जो इकोनॉमी की एक साइज है, जो $3 ट्रिलियन की, अब वो एक सीरियस लेवल इकोनॉमी है, वर्ल्ड की टॉप 4-5 इकोनॉमीज में आ गया इन टर्म्स ऑफ साइज, नॉट इन पर कैपिटा, वो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन टर्म्स ऑफ साइज। एंड साइज का एक अपने आप का एक महत्व है, बिकॉज जब स्केल एंड साइज होता है किसी इकोनॉमी का, जस्ट एज स्केल एंड साइज किसी कंपनी का होता है, तो अपॉर्चुनिटीज का जो स्केल होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो अगर कंपनी के आप हिसाब से देखें, तो किसी कंपनी का मार्केट कैप अगर 500 करोड़ है, तो उसको फंडिंग के ऑप्शंस, उसको ग्रोथ के ऑप्शंस, उसको क्वालिटी इन्वेस्टर्स, क्वालिटी बैंकर्स, इवन क्वालिटी कोलैबोरेशंस का जो एक जैसे प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम होता है। वो जब 5,000 करोड़ होता है, तो वो सारी चीजें 10 गुना नहीं होती है, वो 50 टाइम्स हो जाती है अपॉर्चुनिटीज, फंडिंग सोर्सेज, कोलैबोरेशंस, कंपनीज ओवरसीज वांटिंग टू टाई अप विद यू। और जब 50,000 करोड़ होता है मार्केट कैप, तो उसकी जो स्केल होती है वो 2.5-3 लाख करोड़ की हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। सेम है एक इकोनॉमी के लिए भी। हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी 400 बिलियन पे थे और 300 बिलियन पे था, आज हम 3 ट्रिलियन पे है, तो खाली 10 गुना नहीं, आज 20-30 टाइम्स हो गया। और जब 3 का 5 होगा और 7 होगा, वो होना ही होना है, तो एक जर्नी है, वो तो एक होना है, वो मैटर ऑफ टाइम है। तो स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटीज भारत में आज की डेट में है, स्केल ऑफ एड्रेसेबल मार्केट जो आज की डेट में है, छोटे से छोटे बिजनेस को अगर आप देखें जाके, मैं तो छोटी कंपनियों में ही निवेश करता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, उन सबके एड्रेसेबल मार्केट्स $500 मिलियन की है, बिलियन डॉलर्स की है, 4,000, 5,000, 8,000 करोड़ की है। ये एक स्केल है जो ऑब्वियसली साइज के साथ ही आएगा। तो ये चीजों को देख के मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल भारत के सामने और कोई बाजार टिक ही नहीं सकता साहब। बहुत ही शानदार बात की है। मैं आपकी छोटे स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा और बात करूँगा, क्योंकि हमारे स्वदेश के व्यूअर्स को भी बड़ी रुचि रहती है। कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं, तो कुछ बारीकियां आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स पे आपकी राय जानना चाहता हूँ जहाँ पे ज़्यादातर छोटे और मिड कैप ही हैं अभी, और अब उनके यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। ऐसा एक स्पेस निकल के आ रहा है, रोड प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा कंपनीज। आपको याद होगा, एक दशक पहले तक इतना बड़ा सेक्टर हुआ करता था, उसके बाद बाजार ने पनिश किया, बैलेंस शीट्स खराब हुई और वो एकदम श्रिंक हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स वापस आ रहे हैं और ऑर्डर फ्लोज इंप्रूव हो गए। क्या उस स्पेस में आपको रुचि होगी जिस हिसाब से कैपेक्स का हो रहा है, या आप कुछ केयरफुल रहने के लिए बताएंगे? क्या कहेंगे आप व्यूअर्स को? मैंने सच बात तो ये, मैंने इस सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। मैं इस सेक्टर में बहुत अर्ली इन्वेस्टर था, 2003-4 के टाइम में, जब ये सेक्टर की एक ग्रोथ का एक सामने नजर आ रहा था, ऑर्डर बुक्स बिल्डअप हो रहे थे, वैल्यूएशन बहुत चीप थे, 1 टाइम बुक, इवन पॉइंट एचसीसी जैसी कंपनी 0.5 टाइम बुक पे ट्रेड कर रही थी, आईवीआरसीएल जैसी कंपनी 1 टाइम बुक पे ट्रेड कर रही थी, और सबकी काफी अच्छे ऑर्डर बुक्स थे। तो मैंने उस वक्त निवेश किया था इनमें और काफी पैसे बनाया। और 2007 में नजर भी आने लगा था कि अब इनका एक पीक आउट हो रहा है, बिकॉज अनप्रॉफिटेबल ऑर्डर बुक बना रहे हैं लोग, सिर्फ मार्केट को दिखाने के लिए कि हमारे पास ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है, लेकिन उसमें प्रॉफिट एलिमेंट वर्चुअली नेग्लिजिबल, इनफैक्ट नेगेटिव भी है। तो तब मैंने शेयर बेच भी दिया, और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। उसके बाद से मैंने स्मॉल कैप के क्षेत्र में जो बैलेंस शीट इंटेंसिव बिजनेसेस हैं और कैपिटल और जो कैपिटल खाती हैं, तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा इंडस्ट्री है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट विद यू। हो सकता है कुछ स्मॉल कैप कंपनियां अच्छी करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि आदमी को वही करना चाहिए जो एक लॉजिकल आधार पर अपने को ठीक लगे, और जहां पर मुझे कंफर्ट रहे कि यहाँ पर मैं ज्यादा पैसे नहीं खो सकता हूँ, बैलेंस शीट की लेवरेज नहीं है, बैलेंस शीट कंट्रोल में चलती हो। तो मैं उस तरह की कंपनियों में ज्यादा रुचि रखता हूँ आज की डेट में, बनिस्पत की कंस्ट्रक्शन कंपनियों। ठीक है, केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। केमिकल्स ने भी एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग देखी। कुछ दीपक नाइट्राइट टाइप के नाम तो 100 गुना हो गए थे, बट 4-5 साल में
केमिकल कंपनीज एकदम साइडवेज हो गई, ओनरशिप कम हो गई। आपने केमिकल्स स्पेस में भी काफ़ी काम किया हुआ है अर्ली, और अब ये व्यू बन रहा है कि शायद समय आ रहा है कि स्पेशलिटी केम, एग्रो केम कंपनी जो इंडिया की हैं वो चाइना +1, यूरोप +1 बेनिफिशियरी हो जाएं, और कुछ कंपनियां और बड़ी बन सकती हैं। इसमें भी अमूमन 4-5 बड़ी कंपनी छोड़ के ये मिड कैप स्मॉल कैप वाला एरिया है। आप इसमें रुचि रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ रुचि। मैं कंपनियों को देख भी रहा हूँ, शायद कुछ निवेश करूं भी, अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन छोटी केमिकल कंपनियां हैं। केमिकल्स में देखिए साहब, एक पहले क्लियर हो जाना चाहिए छोटे निवेशकों की, ये रिस्की इंडस्ट्री है। रिस्की क्यों है? क्योंकि प्राइस की फ्लक्चुएशन रॉ मटेरियल साइड पे और आउटपुट साइड पे दोनों काफी वायलेंट होता है। एंड कोई भी इवेंट हो, जैसे चाइना अगर कुछ लॉकडाउन कर दे, या यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो, या यूरोप रशिया यूक्रेन वॉर एक नए लेवल पे जाए, तो सारी चीजों का प्रभाव जितना स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, शायद उससे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्री में पड़ता है। बिकॉज एंड प्रोडक्ट की बहुत वॉलेटिलिटी होती है डिमांड में, और रॉ मटेरियल की जो सोर्सेज होते हैं वहां भी बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बड़ा रिस्की सेक्टर है, यहाँ पर बहुत लंबा व्यू बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये पहले केवियट देना चाहता हूं, मैंने पैसे बनाए सेक्टर में, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुश्किल है इस पे सेक्टर में पैसे बनाना, बिकॉज लॉन्ग रेंज विजिबिलिटी नहीं होती आपको एंड एंड प्रोडक्ट प्राइस की और इनपुट प्राइस की। विद दैट केवियट, अगर आपको कुछ एज है आपके पास स्पेशल उस इंडस्ट्री में, उस केमिकल में, केमिकल भी बहुत वाइड इंडस्ट्री है साहब। मतलब केमिकल कंपनियां खुद नहीं जानती कितनी वाइड वाइड रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आपको इतना आपने रिसर्च किया हो तो करें, वरना ये सेक्टर हाईली प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का काम है। ये एक आम निवेशक इस सेक्टर में जाके पैसे बना ले, मेरा ये मानना है बहुत ही जोखिम का काम है।